वंस अगेन आप सभी का स्वागत है। एंड आज एक नया टॉपिक फिर से आप सभी के लिए लाया हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, मतलब आप ये समझो फ्लक्स आए ना आए ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैंने पढ़ा दिया, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन 100% श्योर आते हैं। जो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ यहाँ से 100% श्योर क्वेश्चन आते हैं। उस टॉपिक का नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, ये मेन हेडिंग है, मैंने ऑलरेडी ऊपर लगा दिया है कि क्या होते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, फैराडे के नियम क्या होते हैं। कॉन्सेप्ट के साथ बात करूँ क्योंकि एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आता है, कोई अनदर बकवास नहीं, टू द पॉइंट बात करूँगा, सीधा आते हैं नियम को। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, हमारा हेडिंग वही है, ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। तो सबसे पहले आप एकदम फ्रेश वे में बताओ, सबसे फ्रेश कि इसे फैराडे ने दिया, मतलब जब आप विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम लिखो तो इसे फैराडे ने परिभाषित किया था। इसे फैराडे ने परिभाषित किया था, इसे फैराडे ने परिभाषित किया था। फिर आप बता दो कि फैराडे के अनुसार दो नियम हैं। सिंपली थोड़ा सा एक चीज बता रहे हैं, फैराडे के अनुसार, फैराडे के अनुसार विद्युत चुंबकीय प्रेरण के दो नियम है। उसको डिफरेंट पेन से लिखिए, हमेशा हमेशा डिफरेंट पेन से। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के दो नियम की, दो नियम। अब आप लिखो प्रथम नियम एवं द्वितीय नियम। तब आप लिखो प्रथम नियम और फिर द्वितीय, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ ऑफ ईएमआई। इसी को हम कहते हैं फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ ऑफ ईएमआई। जरा कुछ पॉइंट्स को समझिएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के दो नियम है, फैराडे ने दिया है, इनके अनुसार दो नियम है। अब ध्यान से समझना, प्रथम नियम को हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रथम, फैराडे का प्रथम, और साथ ही साथ इसका स्पेसिफिक नाम है न्यूमैन का। तो इसको मैं लिख देता हूँ न्यूमैन का नियम, इसको हम कहते हैं न्यूमैन का नियम। ये फर्स्ट नियम का नाम है। और दूसरी चीज इसके आगे लिखो, इसके आगे लिखो, इसकी सहायता से, इसकी सहायता से, इसकी सहायता से प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल का, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कर। ठीक है, इतनी बात। इसकी सहायता से हम प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करते हैं। और जो द्वितीय नियम है, द्वितीय नियम आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको पहले मार्क कर, मतलब पहले नियम से कहीं ज़्यादा प्रियोरिटी सेकंड नियम, पहले नियम से कहीं ज़्यादा प्रियोरिटी सेकंड नियम, सेकंड नियम। और इसको हम कहते हैं लेंज का, लेंज लॉ, लेंज का नियम, लेंज का। और इसके सामने लिख देना, लेंज के नियम के सामने ये प्रेरित धारा की दिशा देता है, ये प्रेरित धारा की दिशा देता है, दिशा देता। इतनी बातें लिख के अब नियम लिखना स्टार्ट करो, क्योंकि ये सबसे डिफरेंट वे में लिखा है, सबसे डिफरेंट वे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम बताओ, पहले फैराडे ने दिया था। फैराडे के अनुसार दो नियम है, फैराडे का प्रथम नियम, फैराडे का द्वितीय नियम। फिर बताओ, फैराडे के प्रथम नियम को हम न्यूमैन के नियम के नाम से भी जानते हैं। और पहला नियम क्या करता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण देता है या मान देता है। और दूसरा नियम क्या है, जिसको हम लेंज के नियम से जानते हैं, और ये हमारा प्रेरित धारा की दिशा देता है। अब आइए प्रथम नियम और सेकंड नियम को बिल्कुल लिख के कंप्लीट कर लेते हैं, और फिर हमारा ये भी टॉपिक समाप्त हो जाएगा। सेम एज इट इज, जैसे लिख रहा हूँ कॉपी कलम लेके बैठे रहना, और सिंपली ऐसे ही लिखना है एग्जाम में। आइए तब बात कर लेते हैं प्रथम नियम। तो फर्स्ट लॉ है प्रथम नियम, चलिए अच्छे से देखते हैं। प्रथम नियम फैराडे ने क्या कहा था, फैराडे के अनुसार, फैराडे के अनुसार, फैराडे के अनुसार जब किसी, फैराडे के अनुसार जब किसी बंद लूप से,
फैराडे के अनुसार जब किसी बंद लूप से लगातार, फैराडे के अनुसार जब किसी बंद लूप से लगातार गुजरने वाली फ्लक्स रेखाएं की संख्या, या ऐसा हम कह सकते हैं फैराडे के अनुसार जब किसी बंद लूप से गुजरने वाले फ्लक्स रेखाओं की संख्या परिवर्तित होती है तो उस लूप में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो उस लूप में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिससे पूरे लूप में एक धारा प्रवाहित होती है, जो कि प्रेरित धारा है, ठीक, ये आप बता सकते हैं। तो इसको आप इतना अधिक देंगे बहुत पर्याप्त है। अब आइए जरा पढ़ के इसमें कुछ करेक्शन, कुछ सुधार भी कर लेते हैं। फैराडे के अनुसार जब किसी बंद लूप से, बेटा बंद लूप जरूर लिखना, क्योंकि अगर सर्किट क्लोज नहीं होगा, इफ सर्किट आर नॉट क्लोज देन करंट विल नेवर फ्लो। तो बंद परिपथ मस्ट है, ये लाइन तो जरूर लिखना है, मस्ट लाइन है, ये तो होना ही चाहिए। अब आगे किसी बंद लूप से गुजरने वाली जो फ्लक्स होती है, फ्लक्स रेखाओं की संख्या का ये मतलब होता है, किताबों में ये भी लिखा होता है, कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, आइए जरा समझाते हैं। फ्लक्स रेखाओं की संख्या का ये भी मतलब होता है, कुछ किताबों में लिखा होगा चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं, गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाएं। आप जरा समझ लीजिएगा, फिजिक्स में बहुत मीन्स होती है, बहुत मतलब कुछ शब्दों के मीन है। तो चुंबकीय बल रेखाएं और फ्लक्स रेखाएं दोनों समतुल्य हैं, शब्द में दोनों सेम है, फ्लक्स रेखाएं दोनों का मतलब सेम है, ठीक, तो कोई फर्क नहीं है। आइए अब फिर से रिपीट कर लेते हैं। फैराडे के अनुसार जब किसी बंद लूप से लगातार गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या या फिर फ्लक्स रेखाओं की संख्या परिवर्तित होती है, बेटा चेंज होना बहुत जरूरी है। अगर फ्लक्स का मान नहीं बदलेगा, फ्लक्स रेखाओं की संख्या नहीं बदलेगी, तो उस लूप में प्रेरित विद्युत वाहक बल कभी बन ही नहीं सकता है। आप फैराडे का एक्सपेरिमेंट पढ़ो, उन्होंने एकदम स्पष्ट कहा है, बिल्कुल स्पष्ट कहा है, और मैंने लिखा भी है, लॉ में लिखा भी है। फैराडे ने एकदम स्पष्ट कहा है, अगर फ्लक्स रेखाओं की संख्या नहीं बदलोगे तो ना ही प्रेरित धारा उत्पन्न होगा और ना ही प्रेरित धारा बहेगी। तो ये मस्ट कंडीशन है कि गुजरने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या परिवर्तित होनी चाहिए, ये भी मस्ट कंडीशन है, ये भी बिल्कुल, ये भी आपकी क्या है, मस्ट कंडीशन है, जो कॉपी में लिखा रहना चाहिए। अब इसके बाद अगर आप फ्लक्स रेखाओं की संख्या बदलते हो तो लूप में प्रेरित विद्युत वाहक बल ऑटोमेटिकली उत्पन्न होगा, और जैसे विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया, प्रेरित धारा ऑटोमेटिकली सर्किट में बहने लगेगा। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ऑटोमेटिकली ये सारे प्रोसेस लूप में होंगे ही होंगे। तो इतनी बातें आपको लिखना है अपने एग्जाम में, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में, एकदम स्पष्ट शब्दों में, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। और जो शब्द मैंने सुधारा है, इसको आप भी करेक्शन चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो 100% सही है ही है, ठीक। बंद लूप जरूर लिखना, परिवर्तित होना जरूर लिखना, और बाकी फ्लक्स रेखाओं की संख्या और चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या दोनों समान होते हैं। अब आइए द्वितीय लॉ बात करते हैं, जिसको लेंज लॉ कहते हैं, और ये मैंने ऑलरेडी कहा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ऑलरेडी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और उसको हेडिंग का नाम है लेंज लॉ, लेंज का नियम, लेंज लॉ। अब बात करते हैं लेंज लॉ। लेंज का
अब लेंज का नियम क्या कहता है, चलिए ध्यान दें। किसी परिपथ में, किसी परिपथ में, परिपथ मतलब वही बंद, किसी परिपथ में अथवा बंद लूप में, किसी परिपथ में अथवा बंद लूप में प्रेरित धारा की दिशा, किसी परिपथ में अथवा बंद लूप में प्रेरित धारा की दिशा, प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होगी, सदैव ऐसी होगी, किसी परिपथ में अथवा बंद लूप में प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होगी, यह सदैव ऐसी होगी, यह उस कारक का, यह उस कारक का विरोध करती है, यह उस कारक का विरोध करती है जिससे, जिससे स्वयं उत्पन्न होती है। यह सदैव उस कारक का विरोध करेगी जिससे स्वयं उत्पन्न होती है। मतलब ये इसका सेंटेंस है, ये इसका सेंटेंस है, किसी परिपथ में अथवा बंद लूप में। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी मैं कुछ लाइन अंडरलाइन कर देता हूँ। मैंने क्लियरली कहा था लेंज लॉ क्या देता है, ये प्रेरित धारा की दिशा बताता है। मैंने थोड़ी पहले लिखा था प्रेरित धारा की दिशा, दिस विल ऑलवेज गिव द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर याद रखिए। अब ध्यान दीजिए, प्रेरित धारा की दिशा, किसकी दिशा देता है, प्रेरित धारा की दिशा। अब अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, मतलब अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, इन्होंने पहले ही कह दिया है कि प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होगी। कैसी होगी, जरा ध्यान देना, प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होगी। अब ये इनका जवाब है, यहाँ से इनका जवाब शुरू। यह उस कारक का विरोध करती है जिससे स्वयं उत्पन्न होती है। मतलब ओवरऑल ऐसा कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर जो इंड्यूस्ड करंट को प्रोड्यूस करेगा, इंड्यूस्ड करंट मतलब प्रेरित धारा, जो भी प्रेरित धारा को उत्पन्न करेगा ये उसी का अपोज करेगा। हिंदी लैंग्वेज है, बेसिक लैंग्वेज है, तो आपको इतनी बातें बिल्कुल याद रखना होगा। सदैव उस कारक का विरोध करती है जिससे यह स्वयं उत्पन्न होती है। मतलब ये 5-6 बार पढ़ लोगे तो याद हो जाएगा। और लेंज लॉ पढ़ने से आपका अगर 3 नंबर फिक्स होता है तो इसलिए मैंने लिखवा दिया है। अब देखो, इससे ज़्यादा तो पॉसिबल नहीं है कि मैं कुछ और भी कर पाऊँ। ऑलरेडी मैंने कॉन्सेप्चुअल वे में बहुत पहले टॉपिक पढ़ा दिया है, हिंदी माध्यम पर मेरा कंप्लीट टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है चैनल पर। लेकिन हर बार की तरह मैं कुछ ना कुछ नया एक प्रयास करता हूँ, एक नया कोशिश, ताकि नंबर आपके मिले। अब अगर इस बार के एग्ज़ाम के लिए अगर मैं आपके सामने वाइट बोर्ड पर लिख कर प्रेजेंट कर रहा हूँ, मतलब मैं खुद लिख कर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आपके सामने, तो मुझे नहीं लगता कि अब इससे बेटर प्रयास मैं और भी कुछ कर सकता हूँ। आपको करना क्या है, बस टॉपिक को पढ़ना है और रिमेंबर रखना है। बाकी कॉन्सेप्चुअल में अगर कुछ बच्चों को लगा कि सर थोड़ा कम एक्सप्लेन करना है, तो इससे पहले कि आप 1.5 साल पहले की वीडियो देख लीजिए, वहाँ मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है कॉन्सेप्चुअल। ये तो मैं एग्ज़ाम का एक पोस्टर दे रहा हूँ, एग्ज़ाम के लिए एक बूस्ट एनर्जी है, आपको बस ये समझना है। ठीक है, तो इसके लिए याद रखने के लिए अगर लेंज लॉ में 2 नंबर पाना है, लेंज लॉ में 2 नंबर पाना है, तो ये लाइन आप इतना याद रखना। ठीक है भाई, इसके लिए आपको 3-4 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं मार्क कर दे रहा हूँ, ये इतना शब्द आपको याद रखना पड़ेगा। अगर ये इतना नहीं याद है तो 2 से 3 नंबर आप नहीं पा पाओगे। आज का टॉपिक हमारे यहाँ पे समाप्त है, क्योंकि लेंज लॉ ही आपसे पूछता है और कुछ भी एग्जाम में नहीं आता है। जो जो क्वेश्चन आते हैं मैं ऑलरेडी सीक्वेंस वाइज में वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। लास्ट इस चैप्टर का हमारा टॉपिक होगा विद्युत मोटर। नेक्स्ट क्लास में हम विद्युत मोटर की स्टडी करेंगे। आज का टॉपिक समाप्त करते हैं।